फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। तो पिछले सेशन में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि इंटेलिजेंस होती क्या है। बेसिकली हमने ये जाना था, और ये जाना था फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब आया, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने फैक्चुअल चीज़ें उसमें जानी थी। पहली बार इंटेलिजेंस पे काम किसने किया। जिसने भी वो सेशन नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और सीडीपी के जितने भी सेशन अभी तक आपने नहीं देखे हैं, हो चुके हैं, जो कि आई थिंक 12 सेशन तक हो चुके हैं पूरे, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और मिशन पॉसिबल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत ही सीटेट की फुल प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाली है, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी सीटेट 2023 में। ठीक है। तो आज हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। अब हम पहले सबसे एक जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपकी जो थ्योरी है, सिंगल फैक्टर थ्योरी। ठीक है। सिंगल फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि एकल कारक बुद्धि सिद्धांत। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत, टू फैक्टर का मतलब है द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, और मल्टीपल का मतलब है बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, और ग्रुप फैक्टर का मतलब है ग्रुप में चीजें होंगी, यानी इसमें भी एक तरह से हम जान सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, एक से ज्यादा ही होंगे, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी वही हो गई, समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे। डिटेल सेशन जाएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, आप बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि हर एक जो भी चीजें यहाँ पे होंगी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है। तो स्किप ये मत सोचिएगा, स्किप कर करके बस देख लें, तो आप पूरा सेशन देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम इसी के साथ में। जिसने नहीं नोट कर पाया है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल फैक्टर थ्योरी के बारे में। ठीक है, जो कि किसने दी, हम अल्फ्रेड बिने ने दी है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी, ठीक है, इसको की हिंदी में कहते हैं एक कारक बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि सिद्धांत। ठीक है। तो इसको किसने दिया, इसको दिया अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने, चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अल्फ्रेड बिने। ठीक है, टी साइलेंट होता है। ठीक है, बिनेट नहीं कहेंगे, अल्फ्रेड बिने कहेंगे। ठीक है, अल्फ्रेड बिने जी ने दिया। इन्होंने क्या बताया कि एक जी फैक्टर होता है, यानी कि जनरल फैक्टर, या इसको हम कह सकते हैं सामान्य कारक। ठीक है, सामान्य कारक या जी फैक्टर, एक जी फैक्टर होता है जो सब में क्या होता है, सब में कॉमन होता है, जो हमारी हर टास्क में क्या करता है, सहायता करता है। एक जी फैक्टर होता है जो प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है और सब में कॉमन होता है, हर एक टास्क को परफॉर्म करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। उसी की वजह से हम सारे काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, या फिर परफॉर्म कर सकते हैं उसमें। इन्होंने ये बताया पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि या फिर मतलब कि जी फैक्टर अगर क्या होगा, या फिर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होगा, है ना, और या फिर क्या होगा, फेल होगा। कोई भी काम करेगा तो या फिर वो बुद्धिमान होगा या फिर फेल होगा, यानी कि मूर्ख होगा। इन्होंने ये बता दिया कि या फिर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होगा या फिर एकदम से मूर्ख होगा, ये इन्होंने बताया। एक तो ये बताया कि सिंगल फैक्टर होगा, एक ही तत्व काम करेगा। दूसरा इन्होंने क्या बताया, या तो बुद्धिमान होगा और या तो मूर्ख होगा। बस इन्होंने इनकी यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक तत्व बताया और ये बता दिया कि या फिर बुद्धिमान होगा या फिर मूर्ख होगा। बाकी इन्होंने जो इंपॉर्टेंट इनसे पूछा जाता है वो क्या है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। मेंटल एज के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्ट जो कि 1904 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो पर जो 1905 में था उसको हम सफल मानते हैं। सक्सेसफुल इंटेलिजेंस टेस्ट जो डेवलप किया इन्होंने 1905 में। तो इन्होंने दो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
और आप नाम बस इनका याद रखिए कि सिंगल फैक्टर थ्योरी दी किसने, अल्फ्रेड बिने ने। बताया क्या, एक जी फैक्टर होता है जो सब में कॉमन होता है हर व्यक्ति में, जो उनकी सारे टास्क करने में, परफॉर्म करने में उनकी मदद करता है, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, एक ही समान फैक्टर होता है जो आपकी हर कार्य करने में आपकी सहायता करेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, आराम से समझेंगे चीज़ों को, पर इतना भी आराम से नहीं समझेंगे कि एक ही चीज़ पर अटके रहें, दूसरी चीज़ पर पहुंचने का हमें समय ही ना मिले, है ना। नोट करते रहिएगा आप, क्योंकि इंटेलिजेंस ऐसा टॉपिक है जब तक कि आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि फैक्ट है इसमें, है ना। जब तक कि फैक्ट को आप लिखेंगे नहीं तब तक ये मुश्किल है याद करना। तो लिख लेंगे एक बार तो याद हो जाएगा। कई बार चीज़ें लिखने से भी याद हो जाती है। तो और एक चीज़ है, इस फैक्टर, ये जो सिंगल फैक्टर थियरी है, सिंगल फैक्टर थियरी यानी कि एक बुद्धि का सिद्धांत या एकल बुद्धि का सिद्धांत, इसके और भी नाम है। इसको सिंगल फैक्टर थियरी कहते हैं, या इसको यूडी फैक्टर थियरी भी कहते हैं, यूडी फैक्टर थियरी। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल फैक्टर थ्योरी कहते हैं, यूडी फैक्टर थ्योरी कहते हैं, और इसको हम मोनार्ची भी कहते हैं, मोनार्ची थ्योरी। मोना का मतलब ही होता है एक, मोना कोई लड़की नहीं, मोना यहाँ पे मोनार्ची है। ठीक है, मोनार्ची स्पेलिंग का देख लेना। ठीक है, तो मोनार्ची मतलब कि मोनार्ची का मतलब, मोनो का मतलब ही होता है एक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कभी आपके एग्जाम में सिंगल फैक्टर की जगह यूनी फैक्टर पूछ दे, मोनार्ची पूछ दे, तो आपको ये नहीं सोचना है अरे ये तो अपरिचित शब्द है, ये कहाँ से आ गए, ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया अभी मिशन पॉसिबल पे, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये सिंगल फैक्टर थियरी के ही दोनों नाम है, यूनिफैक्टर थियरी और मोनार्ची थियरी भी। ठीक है, ये मतलब ये तीनों एक ही थियरी के नाम है, जो किसके द्वारा गिवन है, अल्फ्रेड बिने के द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। मान लो पूछ ले एग्जाम में कि यूनिफैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी, तो आप पता चला सर पे हाथ रख के बैठ गए, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए आप इसके अलग अलग नाम भी जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जितना इंपॉर्टेंट था इस थ्योरी में आपने वो पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा सीटेट में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसके जो तीनों नाम है ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि नाम की वजह से भी कई बार कंफ्यूज कर देता है, करता ही है ना, नाम के साथ ही खेल जाता है। तो आगे हम बढ़ेंगे, टू फैक्टर थियरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टू फैक्टर थियरी। ठीक है, यानी कि द्विबुद्धि सिद्धांत, द्विबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो इसको किसने प्रतिपादित किया, इसको प्रतिपादित किया चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, इसको क्या किया, प्रतिपादित किया, यानी कि इसको दिया किसने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया टू फैक्टर थ्योरी को। ये क्या थे, ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, यानी कि अमेरिका ही बार बार आता है, ब्रिटिश के क्या थे, ये मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बुद्धि में जो क्या होता है, ये दो कारक होते हैं सहायक। एक कौन सा होता है आपका, एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी का मतलब है जनरल यानी कि सामान्य कारक। ठीक है, और एस फैक्टर का मतलब क्या होता है, विशेष कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर, विशेष कारक। ठीक है, उन्होंने बताया कि जी फैक्टर और एस फैक्टर दो होते हैं, और एक होता है जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य कारक, और एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशेष कारक। अब क्या है, इन्होंने क्या किया, जो सिंगल फैक्टर थियरी थी, सिंगल फैक्टर थियरी की आलोचना की। ठीक है, आलोचना की उसकी, उसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और अपनी थियरी दे दी कि नहीं एक नहीं दो भैया, दो फैक्टर होते हैं, कहाँ बात कर रहे हो तुम, है ना, सिंगल फैक्टर नहीं डबल फैक्टर होते हैं बुद्धि में, अपनी इन्होंने थियरी सामने रखी। और ये क्या थे, ये गाल्टन और वुंड के कार्य से क्या थे, ये प्रभावित थे, यानी कि उनसे क्या थे, उनके काम से प्रभावित थे। गाल्टन कौन थे, जिसने पिछली क्लास देखी होगी उसको पता होगा कि गाल्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, बुद्धि पे काम किया था, और इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, उनका जनक कहा जाता है यूजेनिक्स का। तो ये गाल्टन और वुंड के काम से क्या थे, प्रभावित थे। अब बात करेंगे इन्होंने जनरल फैक्टर में क्या कहा है और स्पेसिफिक फैक्टर में क्या कहा है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक इमेज के थ्रू इसको हम समझेंगे।
इसको रफ कर दूं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं इमेज, अभी शो करेगी इस पे, है ना। तो इतना तो समझ में आ गया ना, टू फैक्टर थ्योरी दी किसने, चार्ल्स स्पेयरमैन ने दी, है ना। इन्होंने क्या कहा, दो फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे और गार्टन जी के और उनके काम से बहुत प्रभावित थे, और सिंगल फैक्टर थ्योरी की क्या की इन्होंने आलोचना की। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे लिख देती हूँ स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, इन्होंने बताया एक होता है जी फैक्टर, ठीक है, और एक होता है आपका एस फैक्टर, एस फैक्टर, ठीक है, और जी फैक्टर। आप इमेज भी देख पा रहे होंगे इस पे। तो ये जैसे आपका ये बीच में ये आपका जी फैक्टर है, ठीक है, ये आपका, ये इसी तरह की इमेज आपको दिख रही होगी, बनाने में थोड़ी गलती हो सकती है ड्राइंग की वजह से, बहुत अच्छी है ना इसलिए। ये है, मान लीजिए आपका ये बीच में क्या है, आपका जी फैक्टर है, यानी कि सामान्य फैक्टर है, और ये स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक 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 स्पेसिफिक, है ना। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो जी फैक्टर होगा वो आपके सारे स्पेसिफिक फैक्टर को परफॉर्म करने में मदद करेगा, सहायता करेगा उसमें। ऐसा नहीं बिल्कुल अलग हो जाएगा उससे कि तुम अपना काम करो मैं अपना करता हूँ, ऐसा नहीं है। जो जी फैक्टर होगा वो आपके सारे टास्क परफॉर्म करने में मदद करेगा, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो जनरल हो, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर कहीं ना कहीं जी फैक्टर से कनेक्शन स्थापित रख रहा है, ठीक है। इस इमेज के थ्रू यही समझाना था कि जो जी फैक्टर होगा वो सारे कामों में आपकी सहायता करेगा। अब हम जानेंगे कि ये जी फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर में अंतर क्या है दोनों में, है ना। तो चलिए अंतर जान लेते हैं। तो जो कि इन्होंने बताया है, स्पीयरमैन जी ने, उन्होंने बताया कि जो जी फैक्टर होता है, सबसे पहली बात तो ये सब में होता है, सब में कॉमन है, कॉमन है, किसी में कम या किसी में ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं कि सबका जी फैक्टर सामान्य होगा, है ना। किसी में कम और किसी में ज्यादा, किसी में कम या ज्यादा होगा, पर होगा सब में जी फैक्टर, है ना। क्योंकि बिना जी फैक्टर के, जनरल फैक्टर के, हम क्या करेंगे, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ तक कि हमारे जो एडीएल है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जो भी दिनचर्या के कार्य करते हैं हम, उनको भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जनरल फैक्टर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। किसी में कम या किसी में ज्यादा ये हो सकता है। दूसरी बात क्या है, ये जन्मजात है, जन्मजात यानी कि ये बाय बर्थ आपको जीन से मिलता है, जेनेटिक है, अनुवांशिकता से आपको प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें हम फेर बदल नहीं कर सकते, इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, जैसा आपको मिला है ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरी बात क्या है, जन्मजात होता है, ठीक है। जन्मजात होता है आपका, और हर काम को करने में आपकी मदद करता है, हर कार्य करने में सहायक है, ठीक है, सहायक है, ठीक है। इस थ्योरी को जी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, जी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अब एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर में क्या होता है, ये अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग होता है, यानी कि एक पार्टिकुलर काम करने में ही आपकी मदद करेगा, यानी कि किसी विशेष काम को करने में मदद करेगा, विशेष कार्य में सहायक होगा। सहायक का मतलब है आप जिस कार्य में, एक आपका एक पर्टिकुलर एरिया होगा जिसमें क्या होंगे, आप ट्रेंड होंगे, जिसकी आपने मास्टरी ले रखी होगी, है ना, मतलब उसमें आप पारंगत होंगे, उस क्षेत्र में आपका स्पेसिफिक फैक्टर काम करेगा, है ना। और हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होगा, हो सकता है किसी क्षेत्र में आपका स्पेसिफिक फैक्टर ज्यादा अच्छा हो और किसी में कम हो। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं अगर, तो हो सकता है आपका क्रिकेट में ज्यादा अच्छा हो, और एजुकेशन में हो सकता है आपका वीक हो, कुछ गेम्स में ज्यादा अच्छा हो, एजुकेशन में वीक हो, या ऐसा हो सकता है एजुकेशन में तेज हो, इधर कम हो, है ना। या फिर मान लीजिए क्लास में आप स्टडी करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसमें ज़्यादा मास्टरी पारंगत हासिल हो आपको, और अन्य में कम हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक टास्क में क्या होंगे, आप मास्टर होंगे, ट्रेंड होंगे, है ना, उसी जगह ये काम करेगा, और सारे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होगा। और क्या है इसमें, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू, ट्रेनिंग से इसको क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, है ना। इनहेंस यानी कि बढ़ा सकते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए आपको मैथ्स पढ़ना पसंद है, तो आपने क्या किया, उसकी स्पेशल क्लासेस लेना शुरू कर दिया, उसमें आपने सोचा कि मैं इसमें मास्टरी लेके रहूंगा और मुझे ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये मुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना।
तो ये हो गया आपका, ट्रेनिंग के थ्रू आपने उसको इंक्रीज कर लिया, बढ़ा लिया, उसमें आप अच्छे हो गए। ठीक है, तो ये आपका जन्मजात होता है और ये आपका जन्मजात नहीं होता है। ये आप ट्रेनिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको गेन करते हैं और उसमें पारंगत हासिल करते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग होगा, है ना। जैसे आपका किसी में ज़्यादा अच्छा स्पेसिफिक फैक्टर हो सकता है। मान लीजिए आप ड्राइंग करते हैं, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, वही हो सकता है कि कुछ और क्षेत्र में आपका सिंगिंग वगैरह में उतना रुझान ना हो या उतना स्पेसिफिक फैक्टर आपका उतना वर्क ना करता हो, इस तरह से, है ना। तो जनरल फैक्टर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट है आपके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस वगैरह, ये सब आपके सारे सब्जेक्ट है। लेकिन आपका मन किस में लग रहा है, ड्राइंग में, आपका मन ड्राइंग में लग रहा है और आप उसमें ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो ये क्या है, आपका स्पेसिफिक फैक्टर है ड्राइंग। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है, आप ड्राइंग की वजह से तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट ड्रॉप आउट कर देंगे, है ना, उनको भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपकी एबिलिटी लग रही है वो आपकी कॉमन फैक्टर है, और इसमें जो आपकी एक्स्ट्रा एबिलिटी है वो क्या है, आपकी स्पेसिफिक फैक्टर है। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आई होप। जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये जन्मजात होता है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, सारे मनुष्यों में कॉमन होता है, कम या ज्यादा हो सकता है, सारे काम को करने में आपकी मदद करेगा। स्पेसिफिक फैक्टर में क्या होगा, किसी विशेष कार्य में आप पारंगत हासिल करेंगे, वही आपका स्पेसिफिक फैक्टर होगा। और एक चीज और है, ये मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, आपके दो या तीन कामों में आप अच्छा कर रहे हो, सिंगिंग में भी अच्छा कर रहे हो, डांसिंग में भी अच्छा कर रहे हो, है ना, दो कामों में कर सकते हैं, तो ये एक से ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो जी फैक्टर होगा ये क्या होगा, सिंगल होगा, यानी कि एक ही होगा जी फैक्टर। और एस फैक्टर क्या हो सकते हैं, आपके ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में हो गया। हम नेक्स्ट थ्योरी के पे बढ़ जाते हैं। आई होप ये सबको समझ आई होगी, कुछ है नहीं, बस इतना आपको याद रखना है। टू फैक्टर थ्योरी दी किसने, चार्ल्स स्पेयरमैन ने। और क्या इसमें फैक्टर कितने, जब टू नाम है तो टू फैक्टर होंगे, जी और एस, बस इतना याद रखना है आपको। इस एस मतलब स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक काम को करने में, पर्टिकुलर क्षेत्र में आप ट्रेंड होंगे, और जी मतलब जो सारे कामों में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं एनार्चिक थ्योरी। जैसे उसको बोल देते थे मोनार्चिक थ्योरी, वैसे इसको क्या बोल देंगे, एनार्चिक थ्योरी। एनार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, या इसको बोल देते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी। अब लगातार ये लोग लगे एक दूसरे की आलोचना करने में। ठीक है, सबसे पहले विनय ने निकाली सिंगल फैक्टर थ्योरी, उसके बाद क्या किया, वो आए स्पीयरमैन, उन्होंने बोला नहीं सिंगल क्यों, डबल होंगे, डबल होंगे। ठीक है, जो भी उनकी रिसर्च थी उसके बेस पे, ये बस आपको याद कराने के लिए कि लगातार विरोध होता चला आ रहा है। पहले सिंगल आई, फिर डबल आई, फिर थॉर्नडाइक जी ने क्या किया, ये जो डबल फैक्टर थियरी थी यानी कि टू फैक्टर थियरी थी, जिसको हम ग्रुप फैक्टर थियरी भी बोलते हैं, इन्होंने इसकी आलोचना कर दी कि नहीं बस दो नहीं होते, ज्यादा होते, मल्टीपल होते हैं, है ना। तो मल्टीपल फैक्टर थियरी पे आते हैं हम, मल्टीपल फैक्टर थियरी। ठीक है, तो इसको किसने दिया, इसको दिया थॉर्नडाइक जी ने, थॉर्नडाइक जी ने दिया। ठीक है, इन्होंने आपका ट्रायल एंड एरर वाला भी दिया है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत भी दिया है उसका। ठीक है, त्रुटि त्रुटि करके कुछ हिंदी में बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। ट्रायल एंड एरर का थियोरी दिया है इन्होंने, और क्या दिया है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उसी को बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियोरी, उसको भी इन्होंने दिया है, पढ़ेंगे उसको आगे, पहले आज ये पढ़ते हैं। एनार्चिक थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यूएसए के क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे। यूएसए मीन्स अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ के क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। और क्या थे, कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, कैलिफोर्निया, वहाँ पे ये प्रोफेसर थे। ठीक है, आधे से ज़्यादा जिंदगी इन्होंने प्रोफेसर के रूप में ही गुजारी। ठीक है, वहाँ के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने क्या किया, मल्टीपल फैक्टर यानी कि मल्टीपल फैक्टर या बहुकारक, इसको लिख देते हैं हिंदी में बहुकारक, सास भी कभी बहू वाली बहू नहीं है ये, बहु मतलब बहुत से कारक। ठीक है, तो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया इन्होंने, तो मल्टी फैक्टर थियरी इन्होंने दी। ठीक है, और बोला
कि नहीं, जो बुद्धि है उसमें एक या दो दो ही फैक्टर काम नहीं करते हैं, बल्कि मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं। जो इन्होंने क्या किया, जो डबल टू फैक्टर थियरी थी या द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत था, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया या अस्वीकार कर दिया। इसको कहा नहीं, ये गलत है, इसको खारिज कर दिया, नकार दिया, बोला नहीं ये सिद्धांत सही नहीं है, मल्टीपल फैक्टर होते हैं बुद्धि में। आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। जैसे कि मनोवैज्ञानिक थे, कैलिफोर्निया में प्रोफेसर थे, ये सब तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये बेसिक जानकारी के लिए कि जिसने प्रतिपादन किया उसके बारे में हमें एटलीस्ट थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, कौन है, कहाँ से आया है, बस यही शुरू कर देंगे, है ना। जैसे पता चला खाना आया तो बस टूट पड़े, ये भी नहीं जाना है क्या है एक्चुअल में, ये तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत जान लेना है, इसलिए ये बेसिक जानकारी के लिए। बाकी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कहाँ के प्रोफेसर थे, जन्म कब हुआ था, ये सब नहीं पूछता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इन्होंने बेसिकली इस थियरी में बात क्या की इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो बुद्धि है इसमें बहुकारक होते हैं, बहुकारक जो कि क्या है, जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति में अलग अलग कार्यों को करने की एबिलिटी मौजूद है, बस जरूरत किसकी है, सही स्टिमुलस की। जब उसको स्टिमुलस मिलेगा तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, जो इनकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है वो भी इसी पे बेस्ड है एक तरह से। तो बहुकारक है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। एक व्यक्ति को अगर सही मतलब जो भी कार्य हमें उससे कराना है, उसका उससे संबंधित उसको अगर हमको स्टिमुलस दिया जाए तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, बचपन से उसके फैमिली वालों ने, पेरेंट्स ने सोच रखा है कि उसको डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तो उस दिशा में उसको ट्रेंड करते हैं वो, है ना। तो वो क्या करता है, उसी में अपना उसी दिशा में जाने लगता है, उसके माइंड में भी वही चीज बैठ जाती है। ठीक है, हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, पर उस समय इस थ्योरी को बहुत मान्यता मिली थी, है ना, कि स्टिमुलस अगर मिल रहा है तो वो बच्चे क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। सबसे पहली बात तो इनकी ये हो गई, है ना, कि मतलब कि बहुत सारे एबिलिटीज मौजूद होती हैं, अगर उनको स्टिमुलस मिलेगा तो वो क्या करेंगी, रिस्पॉन्स करेंगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जितनी भी एबिलिटीज हैं, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो भी मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी में क्या होता है, बेसिकली क्षमताओं का एक ग्रुप काम करता है ना, एक ग्रुप ऑफ कैपेसिटी काम करता है। मेंटल एबिलिटी में क्या करता है, क्षमताओं का समूह कार्य करता है, समूह कार्य करता है, कार्य करता है, बस हम देख नहीं पाते उसको, हमें लगता है बस एक सिंगल चीज ही है जो वर्क कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, मेंटल एबिलिटी में क्षमताओं का समूह कार्य करता है। वो कैसे, इन्होंने इस तरह से इसको कंपेयर किया कि जैसे एक दीवार होती है, जो देखने में क्या हम उसको बोलते हैं, दीवार बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे जो ईंट लगी है उसका भी अस्तित्व है, एक एक ईंट करके ये दीवार बनी है। तो उसी तरह क्या होता है कि जो भी मेंटल एबिलिटी है, ये क्या है, बहुत सारी क्षमताओं का ग्रुप है जो एक साथ कार्य करता है, जिसको हम बोल देते हैं माइंड बोल देते हैं, या मेंटल एबिलिटी या इंटेलिजेंस हम बोल देते हैं जिसको। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ग्रुप ऑफ एबिलिटी काम करता है। ठीक है, जैसे कि दीवार में क्या होता है, बहुत सारी ईंट होती है, पर बाहर से देखने में वो सिर्फ दीवार लगती है, लेकिन हर ईंट का अपना अपना महत्व है, जो मिलके क्या बनाती है, दीवार बनाती है। उसी तरह बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज मिलके क्या करती है, क्षमताएं मिलके क्या बनाती है, मेंटल एबिलिटी बनाती है, योग्य बनाती है लोगों को। तो इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, बाकी अब बाद में देखते हैं इन्होंने और क्या बोला। इन्होंने बेसिकली बुद्धि को बताया ये 3 प्रकार की होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लेता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। इनके हिसाब से बुद्धि क्या है, 3 प्रकार की, जिसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, SAC। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह से याद कर लीजिए, CAS, कैस, CASH वाला कैस नहीं, कैस, कैट की जगह CAT की जगह S लगा लीजिएगा। ठीक है,
तो सी फॉर हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। और ए फॉर आपका अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। और एस से आपका सोशल इंटेलिजेंस, सोशल यानी कि सामाजिक। अब कॉन्क्रीट का मतलब है मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। अब इससे नाम से पता चल रहा होगा, मतलब कि मूर्त बुद्धि का मतलब है जो व्यक्ति जो चीजें उसको देखने में तोड़ तोड़ के मरोड़ के, जो भी फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, या कोई वस्तु है जो हम उसको आंखों से देख सकते हैं, उसके बारे में जो प्रैक्टिकल वर्क कर सकता है कॉन्क्रीट चीजों के प्रति, वो क्या है यहाँ पे मूर्त बुद्धि है। मूर्त बुद्धि में क्या होगा, जो भी चीजें हम देख सकेंगे उनका एनालिसिस कर सकेंगे और उनको तोड़ मरोड़ के, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे इंजीनियर, इंजीनियर डॉक्टर भी एक बॉडी को करता है, मतलब उसके बारे में एनालिसिस करता है, उसको देख के ऑपरेट वगैरह करता है। तो इंजीनियर, मैकेनिकल, मैकेनिक्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में क्या है, जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं इनके प्रति इनका रुझान अच्छा होता है, उसमें काम करने में ये रुचि लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो गया। अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त बुद्धि, उसी का अपोजिट आ गया अमूर्त बुद्धि, जहाँ पे क्या होता है साइंस और सिंबल के, जो कोई साइंस और सिंबल्स को अच्छे से समझ सकता है, एनालिसिस कर सकता है उसका, वो क्या हो जाएगा अमूर्त बुद्धि। मतलब कि अमूर्त बुद्धि उसमें होगी कि जो भी क्या करेगा, जो भी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसकी अच्छी होगी, लॉजिक अच्छा होगा। और क्या होगा, इसको एक तरह से ये एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, जिनकी अमूर्त बुद्धि होती है एकेडमिक्स में अच्छा काम करते हैं, जैसे मैथ वगैरह हो गया, मैथ उसकी अच्छी रहेगी, है ना, साइंस अच्छी हो सकती है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है। फिर सोशल इंटेलिजेंस में जिसका सामाजिक व्यवहार अच्छा रहेगा, जो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक रह सकता है, आस पास उसकी हर तरह सबसे बनती है, और मतलब लोगों को कन्विंस करना भी जानता है। ठीक है। तो सामाजिक बुद्धि में क्या होता है कि जो सामाजिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में जो क्या होता है फास्ट होता है, ट्रेंड होता है, उसकी सामाजिक बुद्धि अच्छी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं यहाँ पे नेता हो गया, वकील हो गया, है ना, इन लोग की क्या होता है जो सोशल इंटेलिजेंस होती है वो अच्छी होती है। तो ये थे इनके हिसाब से कंक्रीट इंटेलिजेंस यानी कि मूर्त बुद्धि। ठीक है। और किसके बारे में जान लिया, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि के बारे में जान लिया। कंक्रीट इंटेलिजेंस किसकी होगी, जो क्या करेगा व्यक्ति, मूर्त चीजों के बारे में ठीक से अध्ययन कर पाएगा, है ना। और अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होगी, जिनकी विजुअल परसेप्शन अच्छी होगी, यानी किसी भी चीज को देख के क्या कर लेंगे वो अच्छा डिस्कस करेंगे बिना देखिए, मतलब अमूर्त चिंतन जिनका अच्छा होगा, सिंबल साइंस के वगैरह के थ्रू जो अच्छा कर पाएंगे उनके बारे में समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैथ्स को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, कि मैथ्स में साइंस सिंबल होते हैं, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट होता है उनकी कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है। सोशल में फिर वही राजनेता वगैरह होते हैं, जिनकी जो जिनका सोशल रिलेशन अच्छा होता है, मतलब कि सामाजिक तौर पे जो अच्छे होते हैं, अपने आसपास अच्छा माहौल बना सकते हैं, लोगों को अच्छा कन्विंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे वकील और आपके ये हो जाएंगे राजनेता। ठीक है। तो आगे बढ़ते इन्होंने एट्रीब्यूट्स की बात की है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं तीनों इंटेलिजेंस के उसी में है। तो अगर हम इनको देख लें थोड़ा सा, एट्रीब्यूट्स हैं आपके, यहाँ पे है इनका जो था, सबसे पहले हमने बोला था CAS, यानी कि एक आपका था कंक्रीट। ठीक है। दूसरा क्या था आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और सी से क्या था, सॉरी ये एस होगा। ठीक है। एस से क्या हो जाएगा, सोशल, सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इनको परफॉर्म करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है ना, मतलब कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स का मतलब एक तरह से स्थिति क्या जा रही है उनकी। तो इसमें क्या होता है एट्रीब्यूट्स में, बेसिकली लेवल होता है, लेवल होता है, और आपका रेंज होता है। ठीक है। रेंज होता है, एरिया होता है, और आपका क्या होता है, लेवल होता है, रेंज होता है, एरिया होता है, और स्पीड होती है आपकी। ठीक है। लेवल का मतलब है कि डिफिकल्टी लेवल, किस लेवल के तक आप टास्क कर सकते हैं, किस कठिनाई तक आप जो है कार्यों को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक तरीके से समझ सकते हैं इसको, डिफिकल्टी लेवल एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। रेंज मतलब पहुंच कहाँ तक है आपकी, है ना, रेंज का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, वही पहुंच। ठीक है। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी यानी कि वही कठिनाई का स्तर, एक तरह से हम कह सकते हैं कठिनाई,
है ना, कठिनाई का जो पहुंच है वो कहाँ तक है, कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, आपकी रेंज क्या है। एरिया मतलब लेवल प्लस रेंज है, यहाँ पे लेवल प्लस रेंज, ठीक है, लेवल प्लस रेंज, ये हो गया आपका एरिया। फिर स्पीड मतलब कि कितनी जल्दी, रेपिडिटी कितनी है, तेजी कितनी है, आप कितनी जल्दी टास्क को परफॉर्म कर लेंगे। तो ये बेसिकली थॉर्नडाइक जी ने इंटेलिजेंस के बारे में जो अपना थॉट दिया यही था कि सबसे पहले तो उन्होंने जो टू फैक्टर थ्योरी थी उसको नकार दिया, खारिज कर दिया, उसकी आलोचना कर दी, है ना, और अपनी 3 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई, कॉन्क्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, सोशल, ठीक है। उसी के हिसाब से एट्रीब्यूट्स दिए, लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। एट्रीब्यूट्स वगैरह तो वैसे बहुत कभी पूछता है, जब टफ बनाना होगा पेपर तभी पूछेगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, है ना, कहीं से भी रिस्क नहीं लेना है हमें कि एक एक नंबर गंवाना नहीं है, अगर क्वेश्चन टफ भी आ जाए तो छोड़ के नहीं आना है ना। तो ये हो गया आपका थॉर्नडाइक यानी कि एनर्जिक थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट और अंतिम पड़ाव पे हैं हम, मतलब कि थ्योरी के जीवन के अंतिम पड़ाव पे आई होप अभी नहीं होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थियरी है हमारी, जो नेक्स्ट थियरी है वो है ग्रुप फैक्टर थियरी, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थियरी, या इसको हम कह सकते हैं समूह कारक थियरी, समूह कारक सिद्धांत, ठीक है। इसको किसने दिया, इसको दिया था लुइस थ्रस्टर ने, लुइस थ्रस्टर ने दिया। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो बताया, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, जो चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी थी, स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी थी, क्या किया, उसको विस्तृत रूप दे दिया, है ना, उसी का विस्तृत रूप इन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है, विस्तारित, उसी को विस्तारित किया, है ना। और क्या किया, इन्होंने बताया बुद्धि क्या है, सिंगल या जनरल एबिलिटी नहीं है, ना सिंगल एबिलिटी है ना जनरल एबिलिटी है, बल्कि ये क्या है, 7 एबिलिटीज के का समूह है ना। क्या बताया इन्होंने, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का ये समूह है, सिंगल और जनरल एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्या है, 7 मुख्य योग्यताओं का समूह है ना, योग्यताओं का समूह है ना। क्या बोला इन्होंने, बुद्धि क्या है, सिंगल या जनरल एबिलिटी नहीं है, 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह है, ठीक है। और अब जान लेते हैं इनकी, जो उन्होंने बताया कि जो 7 प्रमुख योग्यताएं थी, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जानकारी के लिए आप जान लें, ठीक है। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या 7 वो बताई हैं, योग्यताएं इनकी कौन कौन सी हैं, जो बताएंगे 7 योग्यताएं उसके बारे में जानेंगे। तो इन्होंने जो 7 योग्यताएं बताई हैं उसके बारे में जानेंगे। SPNV, ठीक है, SPNV और WMR, SPNV WMR, यानी कि S से क्या है आपका, ये मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, है ना, इजिली याद कर ले, SPNVWMR, है ना। तो S से स्पेटियल इंटेलिजेंस है, P से क्या है, परसेप्चुअल इंटेलिजेंस, इनको आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ही बेहतर रहेगा, है ना, परसेप्चुअल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्योंकि हिंदी में इससे भी टफ शब्द है ये, स्थानिक बुद्धि, है ना। परसेप्शन को क्या बोलते हैं, परसीव करना, यानी कि परसेप्शन, संप्रत्यात्मक बुद्धि, है ना। फिर न्यूमेरिक बुद्धि, न्यूमेरिक इंटेलिजेंस, न्यूमेरिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे संख्याओं से रिलेटेड जो बुद्धि होती है वो होती है न्यूमेरिक इंटेलिजेंस, है ना, संख्यात्मक बुद्धि एक तरीके से इसको कह सकते हैं। वी से क्या होगा, वर्बल इंटेलिजेंस,
वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा, भाषीय, वर्बल मतलब बोल के, है ना, भाषाई बुद्धि, भाषा ही नहीं कह सकते इसको, है ना, वर्बल का मतलब बोलने से ही होता है थोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद में डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी इंटेलिजेंस। एम से क्या होगा, मेमोरी, और आर से क्या होगा आपका, रीजनिंग, आर से हो जाएगा रीजनिंग, रीजनिंग, और एम से आपका क्या हो जाएगा, मेमोरी, मेमोरी, ठीक है। तो स्पैटियल इंटेलिजेंस का मतलब है वो व्यक्ति जो स्थानीय चीजों के बारे में, स्थान के जगह के बारे में ज्यादा समझ रखता हो, जैसे कि आर्किटेक्चर, है ना, अगर वो छोटी सी भी जगह होगी, आपको कोई घर बनवाना है और अगर कोई मास्टरी हासिल किया हुआ है आर्किटेक्ट वगैरह में, तो उसमें भी वो क्या करेगा, अच्छा से अच्छा आपको डिजाइन बना के या स्ट्रक्चर बना के आपको नक्शा बना के दे देगा, ठीक है। तो स्पैटियल का मतलब होता है जिनकी स्थानीय बुद्धि अच्छी होती है, स्थान का, जगह का जो अच्छे से यूटिलाइजेशन करना जानते हैं, उसके बारे में अच्छा इमेजिनेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट है आपका परसेप्चुअल इंटेलिजेंस। परसेप्चुअल में मतलब जो संप्रत्ययों का अच्छे निर्माण कर पा रहा है, इसके संप्रत्यय अच्छे बन रहे हैं देख के चीजों को, यानी मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट या कोई व्यक्ति है जिसने किसी पेंटिंग को देख के क्या किया, अच्छा उसका, उसके बारे में कुछ बना था उस पेंटिंग में, और उसने उसके बारे में अच्छा इमेजिन कर लिया, अलग थॉट, पॉजिटिविटी या कुछ भी उसके बारे में, उस चित्र को देख के उसने अनुमान लगा लिया कि इस चित्र में इस बारे में बात हो रही है, बिना किसी के कुछ बताए। तो इसमें क्या हुआ, उसका परसेप्शन जो था वो अच्छा था, संप्रत्यय उसके माइंड में अच्छा बन रहा है। इसमें मतलब क्या होता है, जो विजुअल्स होते हैं, कोई वस्तु है, कोई दृश्य है, उसको देख के मन में क्या विचार आपके उत्पन्न हो रहे हैं उसके बारे में है। तो जो जिसकी परसेप्चुअल इंटेलिजेंस अच्छी होगी वो क्या करेगा, किसी भी चीज को देख के अच्छी समझ बना पाएगा, है ना। उसके बाद में क्या हो गया आपका न्यूमेरिक, यानी संख्याओं से संबंधित जो आपकी बुद्धि होती है, संख्यात्मक बुद्धि, इसमें हम कह सकते हैं सिंबल्स विंबल्स के बारे में अच्छा समझेगा, मैथ्स में अच्छा हो सकता है एग्जाम्पल के लिए। मैथ्स की बात ही क्यों होती है बार बार, क्योंकि मैथ्स में सिंबल ही सिंबल होते हैं एक तरीके से, जो नंबर है उनको भी एज अ सिंबल ही हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो न्यूमेरिक इंटेलिजेंस किसकी अच्छी होगी, जो मैथ्स में अच्छा होगा, नंबर्स को, सिंबल्स को अच्छे से समझता होगा। फिर वर्बल इंटेलिजेंस, यानी कि जो बोली जा रही बातों को अच्छे से समझ सकता है, वर्बल क्लूज को अच्छे से समझ सकता है, कंप्रीहेंशन जिसका अच्छा हो, है ना, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन जिसका अच्छा हो, यानी कि जो सुन के बातों को अच्छे से समझ पाए। फिर वर्ड फ्लुएंसी, मतलब जिसकी बोलने की स्थिति कैसी है, बोलने में क्या है, आपका फ्लुएंसी है या नहीं है, उसके उससे संबंधित है। आपकी इसमें वर्ड फ्लुएंसी अच्छी होगी, रैपिडिटी आएगी, है ना, तीव्रता यानी कि तेजी आएगी, आप एक प्रवाह में बोल सकते हैं चीजों को, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका मेमोरी, यानी कि मेमोरी मतलब कि याददाश्त, आपकी स्मरण शक्ति, है ना, स्मरण, है ना, याददाश्त मेमोरी से संबंधित है आपकी। अगर मेमोरी अच्छी होगी तो आप एक्टिविटीज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ज्यादा दिन तक आपके माइंड में वो चीजें रहेंगी। फिर रीजनिंग का मतलब लॉजिक से है ना, जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी वो लॉजिक अच्छा दे पाएगा, तर्क अच्छा दे पाएगा, है ना। तो ये थी इनकी 7 प्रकार की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये इनकी 7 प्रकार की क्या थी, बुद्धि थी, है ना, मतलब 7 प्रकार के जो इन्होंने बताए कारक उसके बारे में था। स्पेटियल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि, परसेप्चुअल यानी कि संप्रत्यात्मक बुद्धि, न्यूमेरिक मतलब जो नंबर से संबंधित होती है ना, और वर्बल का मतलब होता है जो कंप्रीहेंशन अच्छा करता है सुन के समझ के, और वर्ड फ्लुएंसी का मतलब होता है रैपिडिटी, बोलने में आपकी फ्लुएंसी कैसी है उससे संबंधित है, और मेमोरी मतलब आपकी याददाश्त से संबंधित है, और रीजनिंग का मतलब लॉजिक से संबंधित है, यानी कि लॉजिकल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये आपकी 7 प्रकार की बुद्धि थी जो कि लुइस थ्रस्टन ने दी। इन्होंने बताया कि बुद्धि ना सिंगल एबिलिटी है ना जनरल एबिलिटी है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एबिलिटीज है, बहुत सारी जो एबिलिटीज हैं, यानी कि बहुत सारी क्या है, इन्होंने बोला कि 7 एबिलिटीज हैं, उनका ये समूह है, ठीक है। और जो स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी थी उसी को इन्होंने क्या किया, विस्तृत रूप दे दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में नेक्स्ट थ्योरी पे। तो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी अब ट्रायर्किक इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको कि हिंदी में कहेंगे त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, त्रिआयामी बुद्धि, ठीक है, बुद्धि सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे ट्रायर्किक
ट्रायर्किक थियरी, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है, नाम याद रखना बस। ट्रायर्किक थियरी, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो इसको किसने दिया? इसको दिया स्टेनबर्ग जी ने। स्टेनबर्ग जी ने दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया इस बुद्धि के बारे में, जो ट्रायर्किक यानी कि त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत था, ये क्या थी? सबसे पहले तो ये थी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी, जो इससे पहले हमने पढ़ी फैक्टर में, जिसमें जिसमें फैक्टर आया वो सारे फैक्टर ओरिएंटेड थ्योरी थी, कार्य से संबंधित। ये थी प्रोसेस, मतलब प्रोसेस हम किस हिसाब से करेंगे उससे संबंधित थ्योरी थी, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी, यानी कि प्रक्रिया से संबंधित क्या थी? ये सिद्धांत था, प्रक्रिया से संबंधित सिद्धांत था, ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी थी। और इन्होंने क्या किया? इंटेलिजेंस के 3 टाइप बताए। प्रोसेस के हिसाब से इन्होंने इंटेलिजेंस के 3 टाइप बताए, 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि 3 प्रकार बताए बुद्धि के, 3 प्रकार बताए। अब कौन कौन से हैं इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, PCA, ठीक है। PCA, P फॉर क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। C फॉर क्या है आपकी? C फॉर ए क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और A फॉर है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब क्रिएट, यहाँ पे प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? प्रयोग करके, प्रयोग वाली बुद्धि, है ना, प्रयोगिक बुद्धि। और क्रिएटिव का मतलब यहाँ पे है सृजनात्मक बुद्धि। और एनालिटिकल का मतलब है विश्लेषणात्मक बुद्धि, है ना, जिसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में इन्होंने क्या बताया? प्रैक्टिकल को इन्होंने बताया कि जो भी क्या होता है, हम लोग कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ें देखते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी थी, 3 टाइप बताए, अभी फिर से लिखती हूँ मैं समझाने के लिए, अभी तो बस ये था। नेक्स्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया? बेसिकली प्रैक्टिकल बताया, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या किया इन्होंने? इसको क्या बताया कि प्रयोग करके जो भी चीजें हम देखते हैं उससे संबंधित बुद्धि, यानी इसमें क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं, है ना, अप्लाई करते हैं, यानी कि लागू करते हैं, और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। बात वही हो गई, अप्लाई करना या इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इम्प्लीमेंट यानी कि उसको लागू करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में बेसिकली होता क्या है? हम लोग कुछ ना कुछ क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी तो प्रैक्टिकल होगा, है ना। अब प्रैक्टिकल किन चीजों का करेंगे? जो अपने आसपास चीजें हम देखेंगे, है ना, जो आसपास चीजें हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने क्या किया? चिड़िया को उड़ते हुए देखा, तो सोचा मुझे भी उड़ना चाहिए, मैं क्यों नहीं उड़ता, यही उड़ रही है, मैं भी उड़ूंगा, है ना। ये क्यों नहीं संभव है कि हम भी उड़ सकें? तो उन्होंने क्या किया? अपने आसपास कुछ देखा, फिजिकल चीजें देखी, जिनके दिमाग, जिनसे उनके माइंड में थॉट आया कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, और उन्होंने उसको अप्लाई किया। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है? जो भी चीजें हम कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में देखते हैं, अपने आसपास चीजें जो देखते हैं, उनसे संबंधित क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे संबंधित ही आपकी बुद्धि हो गई, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आपकी है वो क्या है? क्रिएटिव, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी कि सृजनात्मक बुद्धि, है ना, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मक, नाम से ही पता चल रहा होगा, सृजनात्मक मतलब कुछ ना कुछ ये नया करेगा, ठीक है। सृजनात्मकता का मतलब है क्रिएटिविटी, जहाँ पे इनोवेशन हो, कुछ नया करने का दिमाग चले कि हाँ ये इस तरह से हो सकता है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स चीजें जब जाती है ना, मतलब कि कुछ हट के, लीक से हट के कुछ जब किया जाता है, तो वहाँ पे क्या है? सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि में क्या होता है? हम अलग अलग चीजों पे क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, है ना, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो जाएगी, यहाँ पे आप कुछ हटके करते हैं, कुछ हट के करेंगे, है ना। तो इसको बोल सकते हैं कि जो भी प्रयोग करेंगे हम, कुछ अलग प्रयोग करेंगे, कुछ हट के प्रयोग करेंगे, इनोवेटिव करेंगे, अलग करेंगे, इनोवेटिव करेंगे, है ना, कुछ नया, कुछ न्यू करेंगे, ठीक है। तो क्रिएटिव में क्या होगा? हमारा माइंड जो होगा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेगा, ठीक है, अलग अलग चीजों के बारे में हम सोचने की क्षमता रखेंगे, एक से ज्यादा चीजें सोच पाएंगे,
अलग अलग विचार रख पाएंगे और क्या कर पाएंगे, एक तरह से नहीं बल्कि कई तरीकों से एक ही बात को प्रेजेंट करने का, या एक ही वस्तु को, एक ही चीज को अलग अलग ढंग से हम उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई थी क्रिएटिव इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्या है हमारी, एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक बुद्धि, हम इसको कह सकते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि या एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, बहुत एनालिसिस कर रहा है, बहुत विचार कर रहा है, उससे संबंधित ये है। यानी कि एनालिटिकल में क्या होगा, जब किसी चीज के बारे में हम गहन मंथन करते हैं एक तरीके से, है ना। यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं क्रिटिस, आलोचना, जो आलोचना करेंगे एनालिसिस में, है ना, जो आलोचनात्मक बुद्धि जिसकी होगी। आलोचना ऐसे थोड़ी ना हो जाती है कि बस कुछ उठाया उस पर बड़ बड़ बोलना शुरू कर दिया, है ना। उसके बारे में पहले अध्ययन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, इसका जो विरोधी, कई कई चीजें ऐसी होती इसमें यही नहीं ढूंढने मिलता है कि इसका विपक्ष क्या हो सकता है ना, इसके विपक्ष में हम तर्क क्या देंगे, कई बार तो ऐसा ही नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, गहन अध्ययन करना पड़ता है, चीजों को जानना पड़ता है और कहीं ना कहीं खोजना पड़ता है कि इसमें विपक्ष में क्या हो सकता है ना। तो आलोचना करना भी आसान नहीं है ना। तो आलोचना में क्या होता है, गहन अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पे क्या करेंगे, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे किसी चीज को। जजमेंट पास करना हो गया, जैसे जजमेंट, जजमेंट भी ऐसे ही थोड़ी ना पास हो जाए, बस उठाया किसी को ऐसे ही बोल दिया तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं। जजमेंट पास करने के लिए हमें क्या, एनालिटिकल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जजमेंट में भी हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। ठीक है, आलोचना हो गया, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग में भी एनालिसिस का प्रयोग कर सकते हैं हम। डिसीजन मेकिंग, अगर कोई वैसा डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग में भी हम इसका प्रयोग करेंगे एनालिटिकल का। ठीक है, तो कंपेयर किसी को करेंगे किसी चीज से, वही आलोचना हो गई, कंपेयर, है ना। अगर तुलना करेंगे तो तुलना करने में किसकी जरूरत पड़ेगी, एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली इसको जो हम अब इन तीनों के अलग अलग नाम भी हैं, ये तीनों हो गई ना, PCA, है ना, इसको याद भी कर सकते हैं आप, PCA। PCA मतलब P फॉर प्रैक्टिकल, PCA। तो ये क्या थी आपकी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसको डैश 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 पूरा करना। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ये क्रिएटिविटी, है ना। और ए से आपका क्या हो गया, एनालिटिकल, एनालिटिकल। अब इनके, इसको हम जो प्रैक्टिकल, इसको हम बोलते थे कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, इसको ये भी बोल देते हैं। क्रिएटिविटी इसको बोल देते हैं एक्सपेरिमेंटल। क्या हो गया, क्रिएटिविटी वाला क्या हो गया आपका, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, और इसको कंपोनेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक चीजों के बारे में डिसीजन लेते हैं और तुलना करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, जजमेंट लेते हैं। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंट ये आपका हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, ये कंपोनेंशियल हो गया। तो ये थी आपकी बेसिकली कुछ इंटेलिजेंस थ्योरीज, 4 से 5 शायद होंगी या 3 से 4 हो सकती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगल फैक्टर थ्योरी के बारे में, है ना। फिर हमने पढ़ा 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में, फिर मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के बारे में, ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में, एंड ये कौन सी थी, ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा। 5 थ्योरीज आज हमने इंटेलिजेंस की कवर कर ली हैं। डिटेल सेशन रहा, आशा है सबको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा आज का सेशन, और आप अपना फीडबैक देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा खराब जो भी आपको लगता है आप फीडबैक दीजिए, ठीक है, और उसी के बेस पे फिर आगे सुधार भी किया जाएगा। तो आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, अगली थ्योरी के साथ। धन्यवाद।